नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ एंड फिटनेस आफ्टर 40। हर कोई ये कहता है कि बचपन हमारा बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम था या फिर उसके बाद जब हम एडल्ट हुए तब हमारा बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हुआ 20 से 30 ईयर्स तक का। पर मैं ये कहूँगी कि आफ्टर 40 ही आपका बेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ शुरू होता है, क्योंकि इस समय बच्चे थोड़े से बड़े हो गए होते हैं, आपको उतना संभालने का बर्डन नहीं रहता है, साथ में अपने आप थोड़े पढ़ने वाले भी हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो आपके पास काफ़ी मी टाइम होता है जो बहुत ज़रूरी है। और इस मी टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने आगे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं। और इस पीरियड में अगर आपने अपने आप को टाइम दे दिया, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी जो कुछ इन्वेस्टिगेशन आपने करा लिए या कराते रहें, तो आगे जाके जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज़, हाई बीपी या फिर जो मेनोपॉज के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, जो रिंकल्स, तो इस स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। पर उनको भी हम काफ़ी हद तक मेडिसिन से या फिर कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी, उससे आप डिले कर सकते हैं। ये जो बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान की उम्र उतनी ही होती है जितनी वो फील करता है। एक फेमस मूवी का डायलॉग है, सबने सुना होगा। तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि इस स्टेज में होता क्या है फीमेल्स में कि हार्मोनल जो है वो फ्लक्चुएशन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेरीमेनोपॉजल स्टेज में आ जाती हैं। मेनोपॉज 2-3 साल में, 4 साल में होने वाला होता है। तो एक मन में एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी सी रहती है, डर रहता है कि हम आगे जाके कैसे दिखेंगे, क्योंकि जैसे ही फीमेल हार्मोन का विड्रॉल होता है तो एजिंग वाले सिम्टम्स तेज़ी में आते हैं, जैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स जो अपीयर होनी शुरू हो गई होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं होना, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और थोड़ा डिप्रेशन वाला सा भी एक मूड रहने लगता है। तो कैसे आप अपने आप को इस स्टेज के लिए, आगे आने वाले स्टेज के लिए प्रिपेयर करें, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद फिर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, क्योंकि फीमेल हार्मोन विड्रॉल हो जाते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स तेज़ी में आते हैं। आपको अभी से अपने आप को मेंटली और फिज़िकली बहुत आपको स्टेबल करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आगे आने वाली स्टेज से हम अच्छे से मुकाबला कर सकें, लड़ सकें, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टेज होती है। इसमें आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं, अपना आप सोशल जो है नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं, गैदरिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं जो अभी तक हमने इग्नोर करी होती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता करने का। तो ये वो स्टेज होती है जब आप अपनी हॉबी को भी टाइम दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी और कुछ मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आप अपने आगे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती हूँ। जैसे हेल्थ चेकअप प्रोफाइल होती है, जिसमें आपका कैल्शियम, विटामिन डी, थायराइड, हार्ट, लिवर, किडनी सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आपको वो हेल्थ प्रोफाइल हर साल करानी चाहिए, क्योंकि अगर जितनी जल्दी अर्ली डिटेक्शन होता है किसी भी बीमारी का, उतनी ही जल्दी अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम उस बीमारी को विदाउट मेडिसिन, इवन विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके। मैंने इन सब पे भी वीडियो बनाई हुई हैं, जैसे हाई बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, आप मेरी होम पेज पे जाके देख सकते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि आप अगर शुरू से ही अपना इन्वेस्टिगेशन, और स्पेशली जिनके घर में हिस्ट्री है, वो अगर शुरू से ही अपना इन्वेस्टिगेशन कराते हुए चलते हैं, तो इन बीमारियों से हम या तो होने ही नहीं देते हैं, और अगर हो भी जाती हैं तो बहुत जल्दी ही हम उससे ओवरकम कर जाते हैं, कुछ डाइट से, कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंज करके, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से। एलोपैथिक मेडिसिन की बारी फिर बहुत बाद में आती है। हम तो कोशिश यही करते हैं कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन ना लेनी पड़े, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ना झेलने पड़े। होता क्या है, पर जनरली एक जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर उसको डॉक्टर ने ये कह दिया
कि आपको हाई बीपी की गोली पूरी ज़िंदगी भर खानी है, तो वो पेशेंट बहुत हंसी हंसी खुशी पूरी ज़िंदगी खाने को तैयार हो जाता है अगर उससे बीपी कंट्रोल रहे। पर जहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात आती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी खानी है तो आपको फिर दिक्कत होने लगती है। जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपको पूरी ज़िंदगी भी खानी पड़ जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, और एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन काफ़ी सस्ती भी आती हैं। मैं किसी भी पैथी का आपको ये नहीं कह रही कि अच्छी है या नहीं है, पर हाँ, जो हमारी होम्योपैथी की जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कई जगह होम्योपैथिक जहाँ वर्क नहीं करती, अगर बिल्कुल कंट्रोल वाली स्थिति से ऊपर हो जाती है, तब आपको मैं खुद सजेस्ट करूँगी कि एलोपैथिक मेडिसिन लो, पर वो कंडीशन ना आने दें, वही अच्छा है। तो एक तो आपको मैंने बताया हेल्थ चेकअप आपको कराते रहना है हर साल। दूसरा, पैप स्मेयर। ज़्यादातर लेडीज़ में जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पैप स्मेयर जो है वो हर 2 साल में कराते रहें, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकेंगे। और जिनकी बेटियां 10 साल से ऊपर हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि ज़रूर उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा दें। अगर आप ये करते हैं टेस्ट प्लस वैक्सीन और अपना इसका वाइट डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट करते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी हम 20 to 25% तक बच सकते हैं। फिर तीसरा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये भी 2 तरह से होता है। एक तो आपको सेल्फ एग्जामिन करना है। सेल्फ एग्जामिन आप हर 3-4 महीने में कर सकते हैं। उसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। कि सबसे पहले आपको मिरर के सामने खड़े होना है और अपने ब्रेस्ट को देखना है कि उसमें कोई अनइवननेस तो नहीं है, दोनों जो ब्रेस्ट हैं वो सही साइज़ के हैं या नहीं हैं। कहीं पे कोई देखने से भी पता लग जाता है कभी कभी कि कहीं कोई नोड्यूल टाइप का तो नहीं दिख रहा है, या फिर सैगिंग तो नहीं हो रही है, या निप्पल के पास में डिम्पलिंग टाइप की तो फील नहीं हो रही है, या निप्पल कोई रिट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिन करनी है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, लेफ़्ट हैंड ऊपर करना है, राइट हैंड से निप्पल से जाते हुए पूरे ब्रेस्ट की गोलाई में आपको फिंगर टिप्स की मदद से टच करके और प्रेस करके देखना है। एक हाथ को आप ऊपर करेंगे, दूसरे हाथ से एग्जामिन करेंगे और ये देखेंगे कि कोई नोड्यूल तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर सेम प्रोसीजर दूसरे ब्रेस्ट के साथ करना है। थर्ड स्टेप में आपको लेट जाना है और यही वाला प्रोसेस कि आपको सर्कुलर मोशन में उंगलियों को मूव करते हुए, जेंटली प्रेस करते हुए पूरे ब्रेस्ट को, पूरे निप्पल और ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन करना है। एक ब्रेस्ट को आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लें इस तरह से, और हर ईच क्वाड्रेंट का आपको अच्छे से एग्जामिनेशन करना है। ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में फाइनली अगर जब आप शॉवर ले रहे हो, नहा रहे हो, उस समय सबसे अच्छा एग्जामिन होता है। उस समय आपको अपना ब्रेस्ट का एग्जामिन करना है, निप्पल को प्रेस करके देखना है और जैसे मैंने अभी एग्जाम बताया वैसे ही एग्जामिन करना है और देखना है कि निप्पल से कोई चिपचिपा सा लिक्विड तो नहीं, फ्लूइड तो कोई नहीं निकल रहा है, या पीले रंग का तो फ्लूइड नहीं निकल रहा है, या मिल्की, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई नोड्यूल तो नहीं फील हो रहा है। और इन केस अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेस्ट के जो नोड्यूल होते हैं जिसको फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, ये नॉन कैंसरस होते हैं। आप अगर इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी मेडिसिन लेते हैं, उससे जो है काफ़ी हद तक इन जो नोड्यूल्स होते हैं ये गल जाते हैं। हमारी होम्योपैथिक में अच्छी मेडिसिन आती हैं जो इन नोड्यूल को गलाने में हेल्प करती हैं। पर अगर आपने जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि कोई आप मैमोग्राफी कराओ या अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, तब भी अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है तो उसका उतनी ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और आप अगर ये प्रोसेस करते हैं और अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करते हैं तो 15 to 20% मॉर्टेलिटी इंडिया में जो है ब्रेस्ट कैंसर की, उसको आप एवॉइड कर सकते हैं। और मैमोग्राफी ये आपको हर 3 साल बाद, आफ्टर 40 ईयर्स, हर 3 साल बाद करानी है। और अगर आप 50+ हैं तो हर दूसरे साल आपको मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। और कुछ वैक्सीन्स होती हैं, क्योंकि होता क्या है जी, हमारे टाइम में इतने वैक्सीन के लिए अवेयरनेस नहीं थी, ना ही वैक्सीन्स थी। तो अब जो नई नई वैक्सीन्स आ गई हैं, फ्लू की, हेपेटाइटिस की, वो आप ज़रूर अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं,
जिससे आप इन सब बीमारियों से भी बचे रहें। ये तो इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ, आइज़ चेकअप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद जो है वो हमको पास का पढ़ने में देखने में दिक्कत होने लगती है। तो आपको आई चेकअप भी हर 2 साल में रिपीट कराते रहना चाहिए, कि वो भी अगर जितनी जल्दी पता लगता है उतनी आपकी आईसाइट जो है वो उसकी पावर उतनी नहीं बढ़ती है, और आईसाइट जो है वो तेज़ी में नहीं बढ़ती और वहीं रुक भी जाती है, और उसका जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी होम्योपैथिक में भी इसमें आई ड्रॉप्स आती हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जिनको पास का पढ़ने में दिक्कत है, आप मुझसे चाहें तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। इसके अलावा और क्या दिक्कत होती है 40 ईयर प्लस? रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है। तो रिंकल्स में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो रिंकल्स वाली प्रॉब्लम को भी आप काफ़ी हद तक जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और डिले कर सकते हैं इसका प्रोसेस। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एज के साथ साथ ये सारे सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं, पर आपको क्या है कि इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका प्रोसेस डिले कर सकते हैं। ग्रेइंग हेयर भी होने लगता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप ग्रेइंग हेयर पे भी देख सकते हैं वीडियोस। और ये वाली जो ग्रेइंग हेयर पे जो मैंने मेडिसिन बताई है, उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो ग्रेइंग हेयर वाले प्रोसेस को भी आप काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। फिर आती है प्रॉब्लम हाथ पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये शुरू होने लगता है। इसके लिए भी हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जो इसको प्रिवेंट करती हैं। जैसे होमोकैल करके कॉम्बिनेशन आता है जिसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ साथ और मेडिसिन भी होती हैं, कैल्शियम फॉस, मैग्नीशियम फॉस, सारे फॉस होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या अल्टीमेट कैल्शियम, ये 2 टाइप की कैल्शियम आती हैं। इनकी भी आप 3 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम आप अगर लेंगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस वाली प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक ओवरकम कर जाएंगे। पर मैं आपसे फिर ये कहूँगी कि अगर आप दूध पी लेते हैं 200 ml दिन में भी, तो इस बीमारी से हम काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। दूध नहीं पचता है, जैसे काफ़ी लोगों को दूध नहीं पचता है, तो उस कंडीशन में आप 1 बाउल दही ले लें, और फिर भी अगर आपको दही भी नहीं ले पाते हैं तब आप ये सप्लीमेंट्स लें। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मैनेजमेंट बताती हूँ। मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक, वो भी आपको सनराइज़ के बाद करनी है। मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, वो सनराइज़ के बाद करने से विटामिन डी भी मिल जाता है। उसके बाद आके एक रूटीन बना लें कि आपको गुनगुने पानी में नींबू डाल के लेना है, उसको विटामिन सी लेना है गुनगुने पानी में नींबू डाल के। ये विटामिन सी स्किन और हेयर के लिए भी अच्छा होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और आपको मैंने वीडियो बनाई है फ्लैक्स पे, आप वो ज़रूर देखिएगा। फ्लैक्स सीड में ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और यही ईस्ट्रोजन होता है जो 40 ईयर्स के बाद धीरे धीरे इसका लेवल कम होने लगता है। तो अगर आप 1 स्पून मतलब 7 to 10 ग्राम फ्लैक्स सीड, रोस्टेड फ्लैक्स सीड को पीस के दरदरा अगर आप दही में मिला के, पानी में मिला के, या फिर स्मूदी में मिला के, कैसे भी अगर आप ले लेते हैं, तो आपके ईस्ट्रोजन वाली जो प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम, उससे भी काफ़ी हद तक उससे जो है वो हम क्योर कर सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड लेना है दिन में, ये भी आपके स्किन, हेयर और आपकी जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थर्ड टिप आपको बताती हूँ कि नट्स लेने की आदत ज़रूर डालें। नट्स में भी आलमंड्स और वॉलनट्स, ये दोनों ही स्किन और हेयर के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो 1 मुट्ठी करीब नट्स लेने की आदत ज़रूर डालें। अगर आप सुबह नहीं ले पाते हैं तो शाम के टाइम, जैसे इवनिंग में लोग ज़्यादातर चाय लेते हैं, चाय के साथ हम बिस्किट, नमकीन, इस तरह के स्नैक्स लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप उस समय नट्स लें। और फिर शाम को खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना खाने के बाद एकदम से लेट जाने पे भी एसिडिटी होती है, और क्योंकि डाइजेशन स्लो हो जाता है एज बढ़ने के साथ साथ, तो खाने के बाद एकदम ना लेटें। तो अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे, प्लस ये जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बताए हैं, ये अगर आप करवाते रहेंगे रूटीन में, तो 40 ईयर्स के बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं उनसे काफ़ी हद तक आप ओवरकम कर सकते हैं
उनको आप डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और इनिशियली अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से उनको क्योर भी कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो एज 40 प्लस फिटनेस पे यहीं तक। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी मैंने कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं, उसको भी आप मेरे होम पेज पर जाके देख सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।